हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपका बीएड लेसन प्लान का जो अपना चल रहा है आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए प्रकरण है इसमें सौरमंडल में पृथ्वी, और इसके बारे में बात करूंगा। ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 2, फर्स्ट नंबर है जो हमने पहले अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है ना साथियों। तो उसको जाकर के आप अच्छे तरीके से विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हमने बात किया था सौरमंडल के बारे में, इसमें बात करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में साथियों। इसी के साथ में आपको बताने वाला हूँ, पूरा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ में आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी डिटेल मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, बगैर देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन से हमारे लिए यूजफुल टिप्स हैं, या कह सकते हैं अपन कि ऐसी कौन कौन सी हमारे लिए यूजफुल प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है ना साथियों। तो उसमें हमारे सामने है सबसे पहले अपने को जो भी आपकी डेट वगैरह होती है, स्कूल का नाम होता है, जो भी पाठ्य प्रकरण होता है, वो सारे के सारे बताने वाला हूँ। तो इसमें पाठ्य प्रकरण आप भरेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, इसके साथ में आपका विषय था जो था भूगोल, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये वाला था, ये सारा का सारा फंडा क्या था कि हमने पहले वाले लेसन प्लान नंबर 1 में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। तो उसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सभी का टाइम जाया होता है इसमें, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से इसको फिल करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करेंगे अब उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि ये दूसरा प्रकरण हमारे सामने सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है ज्ञानात्मक पहला पॉइंट, और उसके साथ में आपके पास में दूसरा इसका जो पहला सा पॉइंट है वो है विद्यार्थी खगोलीय पिंड, सप्तऋषि मंडल तथा आकाशगंगा से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे एवं प्रत्याभिज्ञान भी, तथा साथ ही साथ वे इसे परिभाषित भी कर सकेंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इतनी रफ्तार से इसको नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पीछे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना साथियों। यहाँ तक का क्लियर हुआ आप सभी का, ठीक है। अब इसी के साथ में हमें क्या करना है, आपके सामने है आपका अवबोध, दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना। अवबोध के बारे में क्या लिखना है, इसमें पहला सा पॉइंट है कि विद्यार्थी खगोलीय पिंड, सप्तऋषि मंडल तथा आकाशगंगा की स्पष्ट तुलनात्मक व्याख्या एवं अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। क्लियर हुआ। दूसरा सा पॉइंट है विद्यार्थी खगोलीय पिंड, सप्तऋषि मंडल तथा आकाशगंगा का उदाहरण दे सकेंगे, ठीक है साथियों। थर्ड पॉइंट है आपके सामने विद्यार्थी ब्रह्मांड के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग ब्रह्मांड और अंतरिक्ष को समझने में अंतर कर सकेंगे। यह है इसका पहला सब पॉइंट। दूसरा सब पॉइंट आपके सामने है कि विद्यार्थी खगोलीय पिंड, सप्तऋषि मंडल तथा आकाशगंगा की पुष्टि व इसको पारस्परिक संबंध स्थापित कर पाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक का साथियों। इसी के साथ में हमारे पास में आ रहा आपका 5 नंबर पॉइंट अभिरुचि, जिसमें पहला नंबर पॉइंट आ रहा आपके सामने विद्यार्थी ब्रह्मांड के प्रति रुचि विकसित करते हुए स्वेच्छा से इसमें अंतरिक्ष संबंधित पुस्तकों का अध्ययन, उनके प्रभावों पर विचार विमर्श कर सकेंगे, ठीक है साथियों। यहाँ तक का। इसी के साथ में साथियों ऊपर चलते हैं, और आपके सामने आ रहा है कि पॉइंट नंबर आपका 5 वो है आपका अभिवृत्ति, ठीक है ना। अभिवृत्ति, और उसके साथ में अभिरुचि के बारे में हमने डिस्कशन किया था। वो क्या था कि विद्यार्थी ब्रह्मांड के प्रति रुचि विकसित करते हुए इस विषय से अंतरिक्ष संबंधित पुस्तकों का अध्ययन, उनके प्रभावों पर विचार विमर्श कर सकेंगे, ठीक है। 5 नंबर आ रहा है आपके सामने कि विद्यार्थी ब्रह्मांड के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, समीक्षात्मक दृष्टिकोण और उससे संबंधित तथ्यों को उदाहरणों अवधारणों आदि में विश्वास प्रकट कर सकेंगे, ठीक है। इसी के साथ में 6 नंबर है उनका है कौशल, यानी कि उन बच्चों में क्या क्या विकास होगा, क्या क्या डेवलपमेंट होगा, कौन सी स्किल है जो उनमें डेवलपमेंट होंगी, ठीक है ना। तो वो होगी आपके पास में पहला इसका सब पॉइंट है कि विद्यार्थी ब्रह्मांड को चार्ट पर अंकित कर सकेंगे। कहने का मतलब कि विद्यार्थी है जो ब्रह्मांड का जो डायग्राम है, या कहें कि स्पेस का जो डायग्राम है, उसको बना पाएंगे, ठीक है ना। उसको प्रिंट कर पाएंगे, उसको डॉट से भर पाएंगे या उसको बना पाएंगे, ठीक है ना। सेकंड सब पॉइंट आ रहा है आपके सामने विद्यार्थी ब्रह्मांड संबंधित तथ्यों और सूचनाओं का संकलन कर सकेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो भी ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उन सभी का कलेक्शन कर सकेंगे, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के लिए आप सभी का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि साथियों इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको सिंपली से इसको कॉपी करना है आपकी जो भी लेसन प्लान की जो भी डायरी है उसमें, ठीक है। इसके साथ में समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको पूरे को एक बार नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, दूसरी बार में अगर आप इसको ऑडियो विजुअल टाइप से सुनते हैं, यानी कि आप इसको ना देखते हुए भी अगर इसको सुन लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ तक का क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर पे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपके सामने, अब यहाँ पे आपका दूसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट आपके सामने है इसमें सहायक सामग्री, ठीक है। सहायक सामग्री कौन कौन सी हमारे लिए काम में आएगी, या कहें कि सहायक सामग्री में हम क्या लिखें, ठीक है ना। तो उसमें आप जस्ट सिंपली से आप लिख सकते हो, आपका सहायक सामग्री में आपका श्वेत वर्तिका, झाड़न और संकेतक, लपेट फलक, चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। देखिए साथियों, आपको इसी के साथ में मैं आपको पुनः एक बार बता देता हूँ इनके बारे में। श्वेत वर्तिका आपका चौक हो जाता है, उसके साथ में आपका झाड़न हो जाता है जो होता है आपका डस्टर, ठीक है। और इसी के साथ में नेक्स्ट नंबर पॉइंट है आपके सामने संकेतक, जिसको अक्सर अपन बोल देते हैं आपका पॉइंटर, ठीक। उसके साथ में आपका लपेट फलक, जो अपना जो फोल्डिंग वाला जो बोर्ड होता है वो,
और होता है आपके सामने आपका चार्ट आप बहुत अच्छे तरीके से सभी जानते हैं। और अन्य जो भी कक्षा में काम आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डंडा मगर डंडा है जो आजकल बैन हो चुका है, ठीक है। शिक्षण विधि या प्रविधि के बारे में बात करते हैं। इसमें आप लिख सकते हो आपका सिंपली से प्रश्नोत्तर विधि या अवबोधात्मक विधि के बारे में, ठीक है ना। पूर्व ज्ञान में लिखोगे कि विद्यार्थी ब्रह्मांड के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। कहने का मतलब कि जो भी बच्चे हैं वो अक्सर आप सभी भी अपने आसपास में देखते हैं कि बच्चे जो सारे होते हैं जो स्पेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, थोड़ी बहुत तो जानते हैं सभी, ठीक है ना। अब आ रहा है आपके सामने प्रस्तावना कौशल है जो सिंपली से आपको कैसे डिजाइन करना है वो आपके सामने है। हमने ये सिंपली से क्या है कि हमने डिजाइन किया हुआ था पहले से किसी भी लेसन प्लान में, और उसके साथ में उनमें से फोटो कैप्चर करके आपके सामने स्लाइड्स हैं ये, ठीक है ना। तो पहला क्रम संख्या है और आपके सामने छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि आसमान में तारे कब दिखाई देते हैं, और उसको आपको लिखना है कि रात के समय में, ठीक है। क्योंकि अक्सर आप सभी जानते हो कि यार तारे कब दिखेंगे, भाई आसमान में रात में दिखेंगे और दिन में थोड़ा ना दिखेंगे, दोपहर में। दूसरा पॉइंट है कि रात के समय में हमको आसमान में कौन सबसे अधिक चमकता प्रतीत होता है, यानी कि रात के समय में अक्सर हम देखते हैं आसमान में तो हमें सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी जो चीज़ है जो शाइनिंग प्रतीत होती है, ठीक है। तो वो है आपकी चंद्रमा, ठीक। इसी के साथ में थर्ड नंबर पॉइंट है आपके सामने कि चंद्रमा, तारे और अन्य खगोलीय पिंड आसमान में जिस विशाल क्षेत्र में स्थित है वह क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो उसको अपन सिंपली से आप सभी जानते हैं, उसको अपन कहते हैं ब्रह्मांड। उसके साथ में आपको 4 नंबर क्वेश्चन पूछना है, या कहें कि आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, या कहें कि आपका समस्यात्मक प्रश्न, ठीक है ना। वो आपको सिंपली से लिखना है या पूछना है कि ब्रह्मांड के विषय में आप क्या जानते हैं, उसको डिटेल से बताइए, ठीक है। तो वो होता है हमारा समस्यात्मक। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए साथियों, अब इसके साथ में अपन ऊपर बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में, और ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो और ऊपर में अपन जैसे कि इसको ऊपर करते हैं तो आपके सामने आ रहा आपका उद्देश्य कथन, ठीक है। सिंपली से आपके सामने है उद्देश्य कथन, जिसको अपन कहेंगे कि बच्चों आज हम ब्रह्मांड के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब इसके साथ में क्योंकि यहाँ तक का तो आप सभी ने अपनी कॉलेज में कभी भी गए होंगे तो वहाँ पे आपको बताया होगा माइक्रो टीचिंग के दौरान, ठीक है साथियों। अब इसके साथ में अपन करेंगे पाठ का विकास या प्रस्तुतिकरण, जिसमें क्या है कि अध्यापन बिंदु, जिसमें पहला पॉइंट आपको लेना है आपका खगोलीय पिंड, और यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाएं, यानी कि कहने का मतलब आप लिखेंगे खुद, और यहाँ पे है छात्र क्रियाएं जो बच्चों की होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं, और यहाँ पे है श्यामपट्ट सारांश जिसको कहते हैं आपका ब्लैक बोर्ड की जो समरी होती है वो यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको सिंपली से लिखना है यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न, और उसमें पहला प्रश्न आपको लिखना है कि तारे और चंद्रमा कहाँ पाए जाते हैं। तो अक्सर से बच्चे सभी कह देते हैं कि भाई ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, क्योंकि उनको सबको इतना तो नॉलेज होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ब्रह्मांड में और क्या क्या होता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड आदि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है खगोलीय पिंड से आपका क्या अभिप्राय है, या खगोलीय पिंड से क्या अभिप्राय है, जिसको अपन कह देते हैं आपका संभावित उत्तर, ठीक है। इसी के साथ में अब यहाँ से आपको एक्सप्लेन करना है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी जो भी आसमान में चमकती हैं, ठीक है, उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। और इसी के साथ में है कि भाई कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, ठीक है ना। तारा किसको कहते हैं कि जो भी खगोलीय पिंड होते हैं ना वो सारे के सारे यानी कि जो गर्म होते हैं और बड़े आकार वाले होते हैं, जैसे ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, वो सारे के सारे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उनको खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है। या कहें कि सिंपली से आप सभी को कहना है कि खगोलीय पिंड होते हैं ना उसको तारा कहते हैं, ठीक। उसके साथ में है कि सूर्य भी एक तारा है, और कुछ खगोलीय पिंड ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों के सम्मिश्रण से बने हैं, तो कुछ खगोलीय पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं, ठीक है ना। यहाँ तक का पहला पॉइंट हो चुका है। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट है वो करेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, यानी कि बच्चे हैं जो इसको ध्यानपूर्वक से सुनेंगे, और दूसरा वो क्या करेंगे कि अपनी जो नोटबुक होती है उनकी उसमें कोई भी पॉइंट उनको अच्छा लगता है तो वो लिखेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली से आपको ब्लैक बोर्ड आपका लगा देना है, उसमें क्या लिखोगे कि भाई खगोलीय पिंड, तारे, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा आदि, ठीक है, ये लिख देना है। दूसरा लिख देना है खगोलीय पिंड का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपको लिख देना है खगोलीय पिंड ठोस, गैस और द्रव में बने होते हैं, ठीक है साथियों, यहाँ तक का हुआ। इसी के साथ में अब इसको ऊपर चलते हैं, और इसमें बहुत प्रश्न आप क्या पूछोगे बच्चों से कि भाई सूर्य क्या है, उसमें आंसर मिलेगा कि भाई एक तारा है और तारों का निर्माण किससे हुआ है, तो वो बताएंगे गैसों से, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हुआ। और इसी के साथ में अब आपके सामने आ रहा है सेकंड आपका पॉइंट आ रहा है जो होता है सप्तऋषि मंडल, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे है आपके सामने विकासात्मक प्रश्न,
जिसमें आपको सिंपली से पूछना है कि तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसमें कहते हैं अपन क्या तारामंडल या नक्षत्र मंडल। ठीक है। इसी के साथ में सेकंड सब पॉइंट आपके सामने कि 7 तारों के समूह को भारत में क्या कहा जाता है, यानी कि 7 जो तारे होते हैं उनको भारत में क्या कहते हैं, तो उनको सिंपली से अपन सभी जानते हैं कि उसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके सामने या थर्ड क्वेश्चन है जो विकासात्मक प्रश्न है वो है आपका सप्तऋषि मंडल से क्या तात्पर्य है, तो ये है कि इसकी पॉसिबिलिटीज आंसर है कि भाई बच्चे इसका आंसर दे भी दे और ना भी दे पाए। ठीक है। अब इसी के साथ में आपको सिंपली से अब आगे आपको क्या लिखना है, तो आपके सामने है कि रात्रि के समय में या रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है ना, कि भाई अपन हैं जो आसमान में रात के समय में जो तारे हैं और उनके द्वारा जो भी डिजाइन बनाए जाते हैं उनको हम सिंपली से देख सकते हैं। ठीक है ना, उनको देखा जा सकता है। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। ठीक है ना, मेन मेन पॉइंट्स को। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने आपका नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको सिंपली से क्या करना है, ये आपके सामने नेक्स्ट आपका। ठीक है ना, इसमें क्या है कि इसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। कौन सी चीज़ों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, कि जो कि अपन सिंपली से तारों को और इनको खगोलीय पिंडों को जो रात्रि के समय में देखते हैं उनके द्वारा बनाई गई जो भी शेप होती है उसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ में क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। और आपके सामने है कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल का नाम है सप्तऋषि मंडल और या सप्त अर्थात 7। ठीक है ना, इस प्रकार सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जाना जा सकता है, यानी कि ध्रुव तारे की जो स्थिति होती है वो किससे पता लगती है, वो लगती है आपकी जो भी आपका जो 7 स्टार्स का जो ग्रुप होता है ना वो हमें बताता है आपके ध्रुव तारे की स्थितियों को। ठीक है ना, इसी के साथ में है आपके सामने कि भाई सप्तऋषि मंडल यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है, यानी कि जो भी इनके जो ये तारे होते हैं इनको अगर अपन ऐसे जैसे किसी भी शेप में इनको मिलाएं तो वो क्या है कि हमें एक ध्रुव तारे की ओर अग्रसर करती है या उनकी तरफ संकेत देती हैं। ठीक है ना, और इसी के साथ में है कि ध्रुव तारे को उत्तरी तारा भी कहा जाता है, यानी कि ये उत्तर दिशा को बताता है। जो ध्रुव तारा होता है जो उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण भी इसी तारे की सहायता से करते थे। कहने का मतलब यानी कि ये जो तारा होता है ना ये क्या होता है कि उत्तर दिशा की ओर होता है, जिसको अपन कह देते हैं कि नॉर्दर्न में होता है। ठीक है ना, नॉर्थ की साइड में। और इसमें क्या है कि जो भी पहले के टाइम के जो भी बुजुर्ग हैं आपने अपने आसपास में देखा होगा, बुजुर्गों को वो अक्सर क्या है कि समय का अंदाजा रात्रि के समय में इसी तारे के माध्यम से लगाते हैं, इसी के बारे में वो बताते हैं। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ में हमारे पास में नेक्स्ट आ रहा है। अब यहाँ पे है आपके सामने बहुत प्रश्न आपका जो सप्तऋषि मंडल का आपने जैसे टॉपिक बच्चों को पढ़ा है उसके बाद में आपको बहुत प्रश्न पूछना है उनको कि भाई उनको किस टाइप से समझ में आया किस टाइप से नहीं आया। ठीक है ना, बहुत प्रश्न में आप क्या पूछेंगे कि सप्तऋषि मंडल किस नक्षत्र मंडल का एक भाग है, तो वो क्या बताएंगे, अर्सा मेजर का एक भाग। ठीक है। दूसरा आपके पास में सप्तऋषि मंडल की सहायता से किस तारे की स्थिति को जान सकते हैं, तो वो क्या है, ध्रुव तारा। ठीक है, सिंपली से आपको पता है ये तो। और इसके साथ में अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा के बारे में अब बात करते हैं यहाँ पे। और उसमें आपको सिंपली से सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले करना क्या है कि विकासात्मक प्रश्न अपने को पूछने हैं। ठीक है, विकासात्मक प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे। और इसी के साथ में आपको इधर एक लगा देना आपका ब्लैक बोर्ड, उसमें जो भी आपको उचित लगे सौरमंडल में पृथ्वी में यहाँ पे जो भी लाइन लिख रखी है वो लाइन उठा के चाहे आप उनको लगा सकते हैं बोर्ड पे। इसकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इनके बारे में। ठीक है ना, तो विकासात्मक प्रश्न के बारे में आप क्या पूछेंगे कि भाई रात्रि के समय में साफ मौसम में आप आकाश में क्या क्या देख सकते हैं, यानी कि जो भी जो रात्रि का जो हमारा टाइम होता है उसमें जो जैसे कि मान लीजिए क्लीन एनवायरनमेंट हो उस टाइम पे हम क्या क्या देख सकते हैं, हमें क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है ना, वो क्या दिखाई देता है, तो तारे और चंद्रमा। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको अपन कहेंगे कि आकाश की गंगा या कहें कि आकाश गंगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके सामने आकाश गंगा से क्या अभिप्राय है, तो वो है आपके सामने संभावित उत्तर। ठीक है, ये मतलब कि इसकी संभावना है कि भाई उत्तर आ भी जाए और ना भी आए। अब आपको सिंपली से क्या करना है कि आकाश गंगा के बारे में पढ़ाना है, तो क्या करोगे कि तारों या तारों के अवशेषों और तारों के बीच तारक मध्य गैसों और धूल कणों का एक ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, आकाश गंगा उसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, सिंपली से आकाश गंगा। ठीक है, और विद्यार्थी इसमें प्रतिक्रिया देंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है ना,
आकाशगंगा का क्लियर हुआ। इसी के साथ में है हमारे सामने कि भाई आकाशगंगा लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई व चौड़ाई में सफ़ेद पट्टी के रूप में फैली है। यानी कि हम काफ़ी दूरी तक अगर आसमान में देखें तो रात्रि के समय में हमें अक्सर क्या होता है कि जो तारे होते हैं वो अनगिनत रूप में कहीं तक लंबी एक लाइन में बहुत लंबे तरीके से अपन देख सकते हैं इनको, ठीक है ना। उनका कोई भी हमें एंड नहीं मिलता, ठीक है। और इसी के साथ में है कि सौरमंडल एक इस आकाशगंगा का एक भाग है। यानी कि जो सौरमंडल होता है ना वो क्या होता है, इसी आकाशगंगा का एक भाग है। उसके साथ में है कि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी कि पुराने टाइम में जो भी हमारा जो जैसे ऋषियों का था या और भी कहें तो उन्होंने क्या है कि इनको जो भी एक लाइन है, जो तारों का जो एक ग्रुप होता है, या कहे कि ये जो तारे हैं जो आसमान में फैले हुए होते हैं, इनको एक गंगा नदी की श्रेणी के उसके समकक्ष माना था या उसके बराबर माना था, ठीक है ना साथियों। तो इस वजह से इसको धीरे धीरे क्या करने लगे आपका आकाश गंगा, ठीक है, क्लियर हुआ। इसी के साथ में सिंपली से आपको क्या करना है, और आपके सामने है नेक्स्ट नंबर पे, आप यहाँ पे देखिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई वो क्या था कि भाई आकाश में जो जैसे कि तारों की जो लाइन थी उसको उसको एक गंगा की श्रेणी के बराबर, उसको गंगा के समान मान करके उसके बराबर उसका नाम रख दिया गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका आकाश गंगा नाम पड़ा था, ठीक है ना। आपके सामने सिंपली से आ गया आगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि ये आकाश गंगाएं हैं लाखों टाइप की, ये मिलकर के इसका एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है ना साथियों। इसी के साथ में है कि पृथ्वी सहित संपूर्ण सौर परिवार मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में स्थित है। यानी कि जो मंदाकिनी नामक आकाश गंगा है उसमें जो भी पृथ्वी वगैरह जो भी सारी की सारी हैं वो सारी उसमें समाहित है या उसी में है, ठीक है ना। आकाशगंगा का अधिकांश भाग तारों से ही बना है और हमारी पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य है, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है साथियों। इसी के साथ में अब आपको क्या पूछना है, आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या पूछोगे आप, सौर परिवार किस आकाशगंगा में स्थित है, तो वो उसका सिंपल आंसर है कि मंदाकिनी में। और सेकंड नंबर पॉइंट आपके पास में है, सब पॉइंट आप इसका जो पॉइंट है वो है कि आकाशगंगा का अधिकांश भाग किससे निर्मित है। यानी कि जो आकाशगंगा है उसका जो मैनुअली जो कहें कि ज़्यादा जो उसका भाग है या कहें कि उसका जो टुकड़ा है या उसका हिस्सा है वो किससे बना हुआ है, तो सिंपली से अपन उसका आंसर देंगे आपका स्टार से या तारों से, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ है यहाँ तक का, ठीक है। अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट नंबर पे कि आगे नेक्स्ट क्या है। देखिए साथियों, अब आपके सामने है आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा है। इसी के साथ में आपका जो पुनरावृत्ति या कहें कि मूल्यांकन जो प्रश्न होते हैं आपके वो आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना। उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, आप उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए साथियों, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है आपके सामने। अनगिनत आकाशगंगाओं का समूह है वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। वो आपका सिंपली से आपका सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह और आपका डी ब्रह्मांड, ठीक है ना। आपको मतलब कि कहने का मतलब ये बच्चों को होमवर्क देने के लिए होता है, जिसमें आपको मूल्यांकन प्रश्न वाला जो आपका जो केबिन होता है लास्ट में जिसको बनाना है उसमें आप सिंपली से इनको लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है कि तारा है जो क्या है, उसमें ऑप्शन देना आपको पहला खगोलीय पिंड या ग्रह, उपग्रह और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको सिंपली से नेक्स्ट नंबर पे आपको लिख देना है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर के बारे में आप किस तरीके से बात करोगे, तो वो है कि ध्रुव तारे को ब्लैंक क्या कहा जाता है या तारा भी कहा जाता है, कौन सा, उत्तरी या दक्षिणी। तो आप सिंपली से जानते हो उसको नॉर्दर्न के बारे में बताया था, ठीक है ना। इसी टाइप से आपको डिस्कशन कर वो आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके सामने कि आकाशगंगा ब्लैंक पट्टी के रूप में फैली हुई है, किसमें, सफ़ेद या काली के रूप में, ठीक है। इसी के साथ में है क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके सामने कि सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। सूर्य एक तारा है जो सही है या गलत है, तो सिंपली से है कि बच्चे तो इसको असत्य भी मान सकते हैं बट लेकिन ट्रू वाला आएगा। और इसी के साथ में गृहकारी के रूप में उनको क्या देना है कि भाई ब्रह्मांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या कहें कि स्पेस के बारे में एक शॉर्ट नोट या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन या कहें कि शॉर्ट कमेंट लिखिए, ठीक है ना। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 उनको देना है जो आप सिंपली से उनके बारे में बताओगे, तो वो है सौरमंडल आकाशगंगा का भाग नहीं है, वो सत्य है या गलत है, ठीक है ना। यानी कि जो सौरमंडल जो आकाशगंगा का भाग है या नहीं है, ये सत्य है या गलत है, ठीक है ना। आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसका आंसर है जो बच्चे नेक्स्ट डे के लिए लिख के लेकर आएंगे होमवर्क में। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपका लेसन प्लान नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हुआ होगा, आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को लिख लिया होगा। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करना मत भूलिएगा। और
अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा तथा अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसी के साथ में साथियों, मैं चलते टाइम आपको बता देता हूँ कि लेसन प्लान नंबर 3 भी आपके सामने जल्द ही हाजिर होगा। इसी के साथ में पहला वाला है उसको आप जाकर प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने बना दिया है। और उसके साथ में ये तो है जो कंप्लीट लेसन प्लान है, और उसमें हमें उसमें डाल भी रखें प्रस्तावना कौशल के अलग भी छोटे छोटे और भी बना रखे हैं, ठीक है ना साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, नए लेसन प्लान के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।